नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, और आज राष्ट्रमंच पर जो बड़ा विषय है जिस पर हमने बड़ी बहस रखी है वो ये है कि टीएमसी को लगातार अदालती झटके लग रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को एक नया झटका लगा है, और आप देखिए लगातार अगर पिछले 2 महीने 3 महीने के सफर पर आप देखिए, पहले शुद्ध वोटर लिस्ट यानी एसआईआर का विरोध किया, फिर शुद्ध मतदान को लेकर के चुनाव आयोग पर, सीआरपीएफ पर जो केंद्रीय बल है उन पर, उनको लेकर के लगातार टीएमसी जो है उसको आपत्ति रही, और अब क्या शुद्ध मतगणना पर भी आपत्ति है। क्योंकि जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी टीएमसी, वो मामला क्या है? वो मामला है मतगणना के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भी तैनाती की, यानी राज्य सरकार के भी कर्मचारी रहे और केंद्र सरकार के कर्मचारी भी। लेकिन टीएमसी इसके विरुद्ध भी चली गई सुप्रीम कोर्ट तक। पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात, आप लगातार पश्चिम बंगाल से आप खबरें देख रहे होंगे, झड़प की, टकराव की, बयानबाजी की। तो टीएमसी और ममता बनर्जी इतनी तीखी प्रतिक्रिया इस बार क्यों दे रही हैं? क्या दिक्कत है? क्या माहौल है? और क्या दूसरी तरफ बीजेपी इस बार बिल्कुल कूल दिख रही है? क्या एकदम शांत, बिल्कुल कूल? और अगर ऐसा है तो क्या इससे कोई संकेत मिल रहे हैं? और इन सब के बीच चाहे कोई जीते कोई हारे, लेकिन एक बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कुछ खबरें आ रही हैं कि इस बार भी चुनाव के बाद धमकाने, डराने, हिंसा करने और मारपीट करने के भी आरोप लग रहे हैं। लोग खुद बता रहे हैं इस बारे में। यह निश्चित रूप से चिंता की बात है। पश्चिम बंगाल में चाहे किसी की भी सरकार बने 4 तारीख को, किसी के भी पक्ष में आए, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। लेकिन इस बीच लगातार जो टीएमसी को अदालत में झटके पे झटका लगा, इसी पर आज राष्ट्रमंच पर इस बड़े विषय पर बड़ी बहस हम करेंगे, इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जरा आपको दिखाते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो, और जो कुछ टकराहट चल रही है पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं। सबसे पहले आपको वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की बात सुनवाते हैं। वो टीएमसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। उन्होंने कहा, अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा का ध्यान बंगाल के अलावा किसी और प्रदेश पर है ही नहीं। तो बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया, कहा कपिल सिब्बल जी की याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरह से ठुकरा दी गई। अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा का ध्यान किसी और प्रदेशों में है नहीं जहां इलेक्शन हुए, न तमिलनाडु में, न केरल में, और कहीं और भी नहीं। तो असम में तो हम देख ही रहे हैं क्या हुआ। अगर ऐसा मतलब कि बंगाल, पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान ही में है ना, कहीं और तो नहीं है ना। वैसा लग रहा है कि वहां एक सीज हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सनल की सीज हो रही है। कि श्री रामलला विराजमान के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का केस लड़ने वाले तमाम आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले और तृणमूल कांग्रेस के प्रति राजनीतिक रूप से अभिभूत रहने वाले श्री कपिल सिब्बल जी की याचिका आज पूरी तरीके से खारिज कर दी गई। अब उनके मन में जो प्रश्न उठता था कि उनको अमुक केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा है, तो मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। तो ये तो जो आज कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर के दोनों पक्षों की अपनी अपनी बात। और कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं कि मतलब एक वकील जिसने केस लड़ा वो ये कह रहा है कि नहीं और भी जगहों पर चुनाव हैं, वो बीजेपी को सीख दे रहे हैं। बहरहाल टीएमसी के साथ सौगतो राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे वकील की बात नहीं मानी। तो केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कहा कि सेटबैक मिलना ही था इस मामले में, क्योंकि कल्याण बनर्जी को वकील बनाकर भेजते हैं तो उनको तो हारना ही था। ये बात कही सुकांतो ने। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा ये नहीं माना, मांग नहीं माना। हमारे वकील बोला कि
अगर फेयर होना है काउंटिंग तो सब मिला के करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, हम क्या करेंगे, इसको मान लेना पड़ेगा। सेटबैक मिलना ही था, और मैं तो बहुत बार लाइट मोड में बोल चुका हूँ, क्यों कल्याण बनर्जी को लॉयर एज ए लॉयर आप भेजते हैं, वो तो अच्छे लॉयर नहीं, हारेंगे ही। तो इस बार भी हारने का मौका मिला उनको, और कोर्ट ने उनको समझा दिया कि डेमोक्रेसी क्या है। खैर, वकील से क्या फर्क पड़ता है, केस में मेरिट भी होना चाहिए, क्योंकि कपिल सिब्बल भी पैरवी कर रहे थे। बहरहाल, पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को मान्यता नहीं दी। तो बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, टीएमसी ने जिस प्रकार से निराधार बातों को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, ये उनकी छटपटाहट को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को मान्यता नहीं दी, और इस ईसीआई और जो डायरेक्शन दी थी, एम्प्लॉयज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहेंगे, तो उसको दिया, ठीक है, उसी को लेकर हम लोग बढ़ेंगे। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। विगत 10-12 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालय के स्तरों पर लगभग 80 बार से अधिक टीएमसी कोर्ट जा चुकी है, और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से किसी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से की तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। सुधांशु त्रिवेदी जी अभी डेटा दे रहे थे कि टीएमसी कितनी बार कोर्ट जा चुकी है। हम लगातार आपको ये दिखाएंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि टीएमसी ने अदालत का कितनी बार रुख किया और कितना उनको झटका लगा। बहरहाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा इन सबके बीच कि अगर कोई ईवीएम और काउंटिंग को लूटेगा तो हम उससे लड़ेंगे। तो बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता और टीएमसी के ड्रामेबाजी का कोई आधार है नहीं। इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे, तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। ये बहुत धर्म की बात है। जिन्होंने 8 बार पार्लियामेंट में, 4 बार असेंबली में लड़ा, उन्होंने इस तरीके से अनएथिकल ड्रामाबाजी किया। इसका कोई आधार नहीं है, झूठा बात है, पूरा झूठा बात, ये हो ही नहीं सकता। अरे चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बर्बाद हो गया है 15 साल। तो ये अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो प्रतिक्रिया है वो भी कुछ कहती है क्या। और प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से भी आई है। कांग्रेस नेता जॉय प्रकाश ने कहा कि 3 टायर सुरक्षा को होनी चाहिए थी, वो शाम तक थी नहीं। तो भाजपा के नेता श्रमिक भट्टाचार्य, जो पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ये देख सकती हैं कि बस उनकी सरकार ही नहीं, पार्टी भी जा रही है। जो 3 टायर सुरक्षा, ये कोई बाहर का आदमी घुस नहीं पाएगा, वो शाम तक काल नहीं था। इसीलिए तो आज इलेक्शन कमीशन का नया ढंग से, नया तरीका से सुरक्षा का बंदोबस्त करना पड़ा। तो जवाब इसमें ही है, ये सुरक्षा नहीं था। आज सुरक्षा, आज सुबह से ये लोग चालू किया। तो वो मिट्टी का महक पहचानती है, आने वाला कल को देख सकती है, वो देख सकती है। ये सिर्फ सरकार नहीं जा रहा है, उसका पार्टी जा रहा है। इसलिए स्टेज से ही बोल दिया, अगर तृणमूल रहे तो फिर देखा होगा। क्यों बोली है उन्होंने ये बात? अगर कोई पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा समझती है चुनाव का, तो ममता बनर्जी है। तो ये तो बात हो गई नेताओं की। नेता अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपने अपने हिसाब से अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा चिंता में डालती है, वो चिंता में डालती है कि पश्चिम बंगाल, जहां चुनावों में हिंसा का इतिहास रहा है,
पिछली बार 2021 में चुनाव के बाद कैसी हिंसा हुई थी। पश्चिम बंगाल की जनता ने मतदान खत्म होने के बाद इस बार भी हिंसा की आशंका जताई है और कहा है कि लोगों को लगातार डराया धमकाया जा रहा है। और एक उम्मीदवार टीएमसी के, जिन पर काफी विवाद हुआ था, जहांगीर खान, उस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या कुछ इन लोगों ने कहा, इन्हीं लोगों की जुबानी सुनिए आप। टीएमसी को वोट दिया था, हमने फिर भी हम पर हमला किया है, हमको काट डालेगा, मार डालेगा, हमको घर से निकाल दिया गया था। इसराफिल चौकदार है, इसराफिल चौकदार हमका प्रधान है। हमारे यहाँ पे जो निर्वाचन हो रहा है वो होने से ही पहले हम किसी ने वोट, वहाँ पे अनेक मैक्सिमम लोग हैं जो वोट नहीं दिया, ठीक है। तो उसके बाद भी हमारा घर में घुस के लोगों को धमकियाँ दे रहा है, मार रहा है, काटने को, कुचाने को, लड़कियों को रेप करने को। यहाँ पे पार्टी जो है, यहाँ पे प्रधान है वो बोल रहा है कि जहांगीर खान का आदमी जो बोल रहा है कि यहाँ के लड़कियों को रेप करेंगे, मारेंगे, काटेंगे अगर तृणमूल को वोट नहीं दिया तो। जो तृणमूल किया उसको भी मारा, जो नहीं किया उसको भी मारा और बोला बच्चों लोगों को काट के फेंक देंगे। हाँ, प्लस ये जो आदमी है ना, ये तृणमूल करता है, इसको भी मारा, ठीक है, क्योंकि वो हिंदू है। दूसरा तरफ लड़कियों को धमकी दे रहे हैं जो रात में रेप कर देंगे। लोगों की जो ये बातें हैं, ये सबसे ज्यादा चिंताजनक बातें हैं, क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टी जीते, कोई भी पार्टी हारे, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमको और आपको और लोगों को। लेकिन लोगों की अगर इस तरह की प्रतिक्रिया सुनाई पड़ती है तो राष्ट्रमंच पर इसको आवाज देने का फर्ज, कर्तव्य हमारा है। इसीलिए राष्ट्रमंच पर आज इस बड़ी बहस में कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हम एक एक करके आपको वो सवाल बताते हैं। सबसे पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को आज कौन सा नया झटका लगा है? किस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की मांग ठुकरा दी? दूसरा, शुद्ध वोटर लिस्ट, शुद्ध मतदान और उसके बाद क्या शुद्ध मतगणना पर भी टीएमसी को आपत्ति है? इसीलिए बार बार लगातार कोर्ट जा रही है टीएमसी। तीसरा सवाल कि टीएमसी और ममता बनर्जी इस बार इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रही हैं? क्या इससे कुछ संकेत मिल रहा है? और इसी से जुड़ा एक और सवाल, चौथा सवाल है कि दूसरी तरफ बीजेपी इस बार बड़ा कूल दिख रही है। क्यों भाई, इतना कूल बीजेपी क्यों है? और पांचवा सवाल, जो सबसे बड़ा और सबसे गंभीर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद इस बार भी हिंसा की आशंका है? और कुछ हिंसा की खबरें आ भी रही हैं। ये सबसे ज्यादा बड़ा सवाल, सबसे ज्यादा चिंता की बात, जिसको हम राष्ट्रमंच पर जरूर उठाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि ये वहां से खबरें आ रही हैं, उस जहांगीर खान के क्षेत्र से, जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ था। आपको याद होगा अजय पाल शर्मा, जिन्होंने वहां पर आईपीएस ने जाकर कुछ बात कही थी, लोगों को भरोसा देने की कोशिश की थी। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। बहरहाल, आज राष्ट्रमंच पर इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। साथ में मोहम्मद एहतशामुल हक साहब, जो कि टीएमसी के नेता। बहुत बहुत स्वागत हक साहब आपका भी। राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थन में बातें रखते हैं, स्टूडियो में हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत राहुल जी आपका भी। और बाकी चीजों को समझाने के लिए कि आखिर पश्चिम बंगाल में मामला किधर जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, प्रतिम रंजन बोस, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार। नमस्ते दादा, बहुत बहुत स्वागत आपका राष्ट्रमंच पर। पहले आप ही के पास मैं आना चाहूंगा दादा, ये बताइए कि मैं सबसे पहले आज बाकी चीजों को बाद में करूंगा। पहले ये बताइए कि ये जो हमने लोगों की बातें सुनवाई कि जहांगीर खान के आदमी, नाम लेकर बोल रहे हैं भाई, जहांगीर खान के आदमी आकर धमका रहे हैं, मारने पीटने की बात कह रहे हैं लड़कियों का रेप कर दूंगा, कह रहे हैं मारूंगा पीटूंगा। और साथ में उसमें एक बाइट तो ये भी थी जिसमें कहा कि हमने टीएमसी के लिए वोट दिया, फिर भी हमें आकर के धमका रहे हैं। पांडे जी, ये तो एक अनफॉर्चुनेट बात है कि वेस्ट बंगाल एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है जी। अब यहाँ पे जैसे कोई नॉर्मल लोग पूछेंगे कि क्यों जरूरत है ये, और फिर भी सोचिए आज जो बहस हुआ,
ये इसका वजह क्या है? रीपोल, एक रीपोल है सिंपल, वो भी कोई सिलेक्टेड बूथों में। तो ये राजनीतिक जो दल है उसको सोचना है कि अभी 50-60 साल से यहाँ का माहौल ऐसा क्यों है कि इलेक्शन से हम डरते हैं। इलेक्शन का पहले लोग मरते हैं, उसके बाद और ज्यादा मरते हैं। अगर टीएमसी ने जीत गया ये इलेक्शन तो इस बार इतना वायलेंस होगा, हर कोई आदमी को मालूम है कि इस बार इतना वायलेंस होगा कि कोई पहले कभी नहीं हुआ। तो ये जो अभी जो हो रहा है कि इसका देखिए, एक तो है कि ये एक ही भाषा समझते हैं, वो वायलेंस करके वोट लो। दादा एक बात जो अभी आपने कही मैं जरा समझना चाहता हूं आपसे, आपने कहा कि अगर टीएमसी जीत जाती है तो ज्यादा हिंसा होगी, ये आप कहना चाह रहे हैं? जरूर, अब पूछिए कोई भी बंगाली को, आप पूछिए, एवरीवन नोज कि इस बार अगर टीएमसी जीत गई तो इतना वायलेंस होगा कि हम कभी नहीं देखे हैं। ऐसा क्यों लेकिन दादा, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कंपटीशन बढ़ा, क्योंकि उसको देखिए, ये पूरा जो इलेक्शन जो जीतते हैं ये टीएमसी नहीं है, लेफ्ट से चल आ रहा है। और जो जगह आप बता रहे हैं ना, साउथ 24 परगनास, यहाँ पे ज्यादातर से 50% लोगों को वोट नहीं देना पड़ता है, वो सिर्फ वो हाथ हिला देता है कि वोट हो गया तुम्हारा, है ना। तो ये पूरा गुंडागिरी वहां पे चलता है। वो जगह अब देखिए, वो जो सीट है लोकसभा डायमंड हार्बर, वहां से सबसे ज्यादा मार्जिन आते हैं। तो आप भी रिपोर्टर है, हम भी रिपोर्टर थे, तो इतना मार्जिन हो सकता है क्या अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस? आप ही बोलिए। नहीं हो सकता है। इसका पहले आप सीपीएम जमाने का देखिए, आरामबाग से एक अनिल बोसु था, उसका रिकॉर्ड मार्जिन होता था। ये जो नंदीग्राम है, ये नंदीग्राम सीट से भी कोई एक सीपीएम का जीतता था तो वो रिकॉर्ड मार्जिन से 3 लाख 3.5 लाख एक असेंबली इलेक्शन। इसका मतलब क्या? आप ऑपोजिशन को आप वोट केंद्र तक आप पहुंचने नहीं देते हो, वहां पे ही मार देते हो एकदम। तो इसके बाद आपको ये गुंडागिरी करके कभी कोई भी इसका अपोज किया जी, उसको मालूम हो रहा है अभी इस बार, क्योंकि इस बार एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट है, तो उसको मालूम पड़ रहा है कि मोदी हिल सकता है। तो इसलिए अभी उसको एक ही भाषा मालूम है, वायलेंस। और वायलेंस से सभी को बोल रहा है। ठीक, मैं लौटता हूं दादा, बाकी पहलुओं पर भी आपका जरूर इंसाइट लूंगा, लेकिन आज सबसे पहले मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारे लिए चिंता की बात है और किसी के लिए भी होनी चाहिए। इसीलिए ग्राउंड से सौरभ दत्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। सौरभ, कुछ बातें हमने सुनवाई भाई, उसमें तो सीधे सीधे तौर पर जहांगीर खान का नाम लेकर कह रहे हैं कि उनके आदमी धमका रहे हैं, लड़कियों को रेप करने की धमकी दे रहे हैं, मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, कोई किसी को चोट भी लगी थी माथे में, खून खराबा हो रहा है क्या? और उसमें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि टीएमसी के लिए हमने वोट किया, खुल करके कह रही है एक महिला, उसके बावजूद हमें धमकाने और मारने पीटने की बात हो रही है। क्या ये खबर क्या है? क्या वहां पर अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती की बात कही थी चुनाव आयोग ने, वो तैनात वहां पर नहीं है क्या? लालजी देखिए, मैं उसी जगह पर हूँ, फलता की बंगानगर 2 नंबर ग्राम पंचायत, और यहाँ पे मेरे बारिश के कारण थोड़े बिखरे हुए जनता इधर उधर चले गए हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। मैं प्रियंका को, मैं दोना को बोलूंगी कि दिखाने के लिए, ये देखिए अभी भी यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, महिलाएं, वो बारिश में अभी दिखी नहीं। दीदी मेरे साथ है, दीदी जरा उठ के आइए। यहाँ पर ये महिलाएं जो हैं, ये सारे महिला भी हैं, इनका कहना है, साफ तरीके से इनका कहना है कि यहाँ का जो वोट, नया एक वोट केंद्र पोलिंग स्टेशन हुआ, और उस पोलिंग स्टेशन के 2 रास्ते हैं, उस 2 रास्ते में किसी भी रास्ते से 2 बजे के बाद जब ये लोग वोट देने जा रहे थे, तब उनको धमकाया गया। अगर दूसरा रास्ता लेते थे, उसी रास्ते में भी ऐसा हुआ। और यहाँ का एक पंचायत प्रधान का है, क्या नाम है दीदी उनका, पंचायत प्रधान का? इस्राफिल चौकदार, उनके लोगों ने आपको नाम लेकर के बता रही हैं कि किन्होंने धमकाया। फिर कल क्या हुआ? घर में जाके टॉर्चर किया है, घर से निकाल दिया था लड़की लोगों को, तो धमकी दिया है कि काट देंगे, मार देंगे, घर से निकल जाएगा, दुकान भांग देंगे, घर बाड़ी भांग देंगे, ये सब बोला था। देखा धमकाया है, लड़के लोगों के ऊपर भी हाथ उठाया है। ये कब हुआ? कल सुबह हुआ है। और वोट के दिन क्या हुआ? वोट के दिन 4 बजे के 3 PM के बाद नहीं, वोट 3 बजे के बाद, हाँ, वोट नहीं देने दिया, बहुत सारे लोग को वोट नहीं देने दिया। हाँ, अब
हुमकी दे रहा था कि अगर टीएमसी में वोट दिया तो घर जला देंगे, मार देंगे, घर से निकाल देंगे, ये सब बोल के धमकाया है। तो यहाँ पे तो काफी सारे ऐसी औरतें भी हैं जो टीएमसी के सपोर्टर्स हैं। थे, अब तो उनको लग रहा है उस लोगों ने भूल किया है। हाँ, उसको वोट देने के बाद भी, टीएमसी को वोट देने के बाद भी ये सब हो रहा है, इसीलिए इतने सारे लोग यहाँ पर भीड़ कर रहे हैं। क्या मांग है आप? हमका ये मानना है कि उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें और हमारा ये बूथ पे फिर से वोट हो। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि महामाटी मानुष की बात करती है ममता बनर्जी। अभिषेक बनर्जी यहाँ के सांसद हैं, वो कहते हैं कि वो आदमी के साथ है। तो आप लोगों भी तो यहाँ के वोटर्स हैं, आपके भी तो सांसद हैं अभिषेक। हाँ, वो सब दिखावा है और कुछ नहीं। बोलते हैं कि हम लोग आपके साथ है, लेकिन नहीं है, फिर बाद में हमको ही धमकाते हैं। तो यहाँ पे ये सब काम कौन करता है? यहाँ पर जो वो जहांगीर खान के जो टीएमसी के पार्टनर है, जो सब जहांगीर खान। हाँ, जहांगीर खान। वो तो अपने आप को पुष्पा कहते हैं। हाँ, वो पुष्पा है, लेकिन वो नहीं जानते कि साधारण जनता भी क्या है। वो नहीं जानती। ये बड़ी बात है। समझते हैं, लेकिन हमारे साधारण ये बड़ी बात है। जो कह रहे हैं कि वो अपने आप को पुष्पा कहें तो कहें, जनता सबसे बड़ी पुष्पा भी होती है और जनता सबसे बड़ी सिंघम भी होती है, और जनता दिखा देती है किसी को भी उसकी औकात। लेकिन आज मैं मोहम्मद एहतशामुल हक साहब के पास बाद में जाऊंगा। पहले धनंजय गिरी जी, देश के गृह मंत्री ने कहा 60 दिनों तक केंद्रीय बल वहां रहेंगे, और जब इस तरह की खबरें आती हैं धनंजय गिरी जी, तो डरावनी खबरें हैं ये। बताइए इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए? एहतशामुल साहब से तो बाद में पूछूंगा मैं, पहले धनंजय गिरी जी। लालचंद जी, बंगाल को लहूलुहान किया टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने जड़ मूल से बर्बाद कर दिया। राजनीतिक दल बनेंगे, बिगड़ेंगे, चुनाव आएंगे जाएंगे, राजनीतिक पॉलिटिकल मैं भी वही बात कह रहा था अभी, वो चलता रहेगा। लेकिन जो बंगाल की संस्कृति के साथ ममता बनर्जी ने जो कत्लो-गारत किया है, जहांगीर जैसे लोगों ने जो बंगाल को अपनी जागीर समझ रहे हैं, ये जो गुंडों की पार्टी बन गई है, जो गुंडे, जो मवालियों की आप देख रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आपके कैमरामैन को जिसने दिखाया कि बच्चियों को घर से निकाल रहा है, बलात्कार की धमकी दी जा रही है। यार ये सरेआम नेशनल चैनल पर देख रहा, अब इसकी भी कोई मजम्मत करे, कोई मजम्मत ना करे तो कितना बेशर्म बेहया इंसान होगा जो इसके भी वकालत करे, जो इसको भी बचाने का प्रयास करे। ममता ने जिस निर्ममता के साथ बंगाल को बर्बाद किया है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की, द्वारका नाथ टैगोर की धरती, माइकल मधुसूदन, केशव चंद्र, आशापूर्णा देवी, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण विवेकानंद, विजय कृष्ण कुलानंद, लोकनाथ जी महाराज जैसे विभूतियों की धरती, राष्ट्र की तो राष्ट्रगान देने वाला बंगाल धनंजय जी, ये सारी बातें ठीक। मुझे ये बताइए, लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? जिन लोगों ने मतदान में हिस्सा ले लिया, अब उन लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी धनंजय गिरी जी? लालचंद जी, इसीलिए आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि सीआरपीएफ बल वहां 60 दिन अभी और रहेंगे, जरूरत पड़ी तो और लंबा रहा जाएगा। और इस जड़मूल से, तृणमूल का जड़मूल से समाप्त होना, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, बच्चों के लोकलाज की रक्षा के लिए। और राहुल जी, मैं एक बात कहूंगा, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। अरे इनके टीएमसी नेता की मजबूरी हो सकती है, इस्तेमामुल हक की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि इनको तो वही माहौल चाहिए, इनको तो कत्लो गारत के पैसे मंजर इनको नजर आना चाहिए। जब वहां धर्म पूछ करके मारा जा रहा है, ये स्थिति हो रही, ऐसा जो टीएमसी को वोट दे रहा है उसको भी मार रहे हैं। सिर्फ उसका अपराध सिर्फ हिंदू होना अपराध हो गया, हिंदू भागा बन के जिएगा। अभी आप राहुल लाल जी को तटस्थ नहीं कहिए, क्योंकि इन्होंने अभी प्रतिक्रिया रखी नहीं, हो सकता है ये खुद भी निंदा करें उसकी। मैं पहले एहतशामुल साहब के पास चलता हूं। एहतशामुल साहब, सुना आपने ये सारा कुछ? इसके पहले हमने लोगों की प्रतिक्रिया दिखाई, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता ने सीधे लोगों से बात करके आपको भी सुनवाई, आपने भी सुनाई होगा। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? और जब ये स्थिति है, और ऐसी स्थिति में अगर अजय पाल शर्मा जी ने जाकर के वहां पर लोगों को चेताया था कि गलत मत करना वरना पछताओगे, क्या गलत किया था? उसके खिलाफ भी कहां तक पहुंच गई टीएमसी? लालचंद जी, हमें 3 मिनट का समय दीजिएगा, एकदम बोलिए। 3 आदमी का जवाब देंगे। सबसे पहले हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे हुए हैं, प्रतिम रंजन बोस जी, जो अभी आपके सामने में दूरदर्शन टीवी में कह रहे हैं कि यहाँ पे समझ लिए वोट देने नहीं जाता, आतंक है, वो अपना ओपिनियन समझ लिए इस हिसाब से दिए हैं। वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का हो करके पूरा वो काम करते हैं और हमारे पार्टी के पूरा विरुद्ध बात करते हैं, जबकि उनको मालूम नहीं है कि भारत का इकलौता पश्चिम बंगाल एक राज्य ऐसा है जो सेकुलर राज्य है, लेकिन इन्होंने सिर्फ हमारी पार्टी को क्या एकमात्र राज्य ऐसा जो सेकुलर राज्य है? क्या बोले? सेकुलर राज्य है,
एकदम 100% एक सबसे ज्यादा सेकुलर है जी। हिंदू मुसलमान यहाँ जो है हम लोग एक साथ में कांग्रेस शासित तेलंगाना, हिमाचल वगैरह, कर्नाटक वगैरह कम्युनल है। सबसे ज्यादा सेकुलर में अगर आता है तो पश्चिम बंगाल आता है, ये समझना होगा। अच्छा। हम लोग तमाम जाति के लोग एक साथ में, तमाम समझिए त्योहार एक साथ में आते हैं। हमारी पार्टी कहां से लिस्ट आ गई कि सबसे ज्यादा सेक्युलर पश्चिम बंगाल है भाई? बोलिए बोलिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राहुल जी उनको बोलने देते की जा रही है जिस हिसाब से, ये उनका ओपिनियन अपना था। मैं उस पर समझिए वो भारतीय जनता पार्टी के होकर के काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ज्यादा सेकुलर क्या होता है जरा समझ में। मैंने वही तो कहा कि कौन सी लिस्ट है, कहां से आई है, कौन सा ज्यादा, कितना सेकुलर, कितना पॉइंट सेकुलर, कितना पॉइंट कम्युनल, ये कहां से आया भाई? कम ज्यादा सेकुलरिज्म कैसे डिफाइन होता है लालचंद जी? वही तो मैंने सवाल पूछा है धनंजय जी। आप 3 मिनट खामोशी से सुनिए। हाँ बोलिए 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 कीजिएगा, बोलिए बोलिए। नहीं आप 3 मिनट नहीं समय बर्बाद करने के लिए थोड़े बैठे हैं यहाँ, समय बर्बाद करने के लिए थोड़े बैठे हैं। आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे इसलिए थोड़े बैठे हुए हैं। ना कुछ भी अल्टीमेट जो मन करे बोल के चले जाएंगे, बोलिएगा, लेकिन इस बात का आधार तो दे दीजिए कि ये सेक्युलरिज्म का इंडेक्स आया कहां से? कौन से सेक्युलरिज्म में कौन से स्टेट का कितना इंडेक्स है, ये कहां से लाए आप? थोड़े बैठे हुए, ये तो बताइए सेक्युलरिज्म का इंडेक्स कहां से लाए दादा? पश्चिम बंगाल को समझ लिए भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आज चुनाव तो मुकम्मल हो गया 294 विधानसभा का, लेकिन सिर्फ 15 और टीएमसी का दिन भी मुकम्मल हो गए। अरे सुनो, टीएमसी का दिन भी मुकम्मल हो गए। 1500 बूथ में 1000 करके 1500 या 1200 करके एक बूथ में जिन जहांगीर खान का नाम लोग ले रहे हैं, सुन लीजिए लालचंद, जहांगीर खान के लोगों का नाम ले रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल का नाम ऊंचा कर रहे हैं। जितना वहां पर महिला देख रहे हैं। अरे भाई सेक्युलरिज्म का पहले बताओ, सेक्युलरिज्म कैसे ज्यादा कम होता है? अरे सेक्युलरिज्म वाला मैटर तो बताओ। इस्तेमामुल हक भाई सेक्युलरिज्म वाला बताओ ना, कि वो इंडेक्स नहीं बता रहे, कैसे ज्यादा वो मैंने पूछा ये इंडेक्स मिला कहां से? उस इंडेक्स में केरल कहां आता है? उस इंडेक्स में तेलंगाना कहां है, कर्नाटक कहां है, हिमाचल कहां है, पंजाब कहां है? सेक्युलरिज्म वाला बता दो पहले भाई, पहले सेक्युलरिज्म वाला बताओ। पहले सेक्युलरिज्म थोड़ी होगा, आप सुनने का जारी रखिए ना। देखिए यहाँ सेक्युलरिज्म बताओ ना भाई, सेक्युलरिज्म कैसे ज्यादा है, ज्यादा कैसे हो जाता है? नहीं दे पा रहे धनंजय जी, इंडेक्स नहीं बता पा रहे हैं, वो सेक्युलरिज्म का इंडेक्स नहीं बता पा रहे हैं। आगे बोलने दीजिए। का बोल रहे हैं यहाँ छठ, दुर्गा पूजा, दशहरा, ईद, दिवाली, बुद्ध पूर्णिमा, तमाम जितने भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं सभी में हमारी नेत्री ममता बनर्जी श्यामल साहब, सरस्वती पूजा की अनुमति मिलती नहीं, दुर्गा पूजा का विसर्जन रोक दिया जाता है। इस्तेमाल से आप सेकुलर है कि नहीं पहले यही चेक कर लिया जाए। लालचंद जी इस्तेमाल सेकुलर है कि नहीं पहले यही चेक हो जाए। लालचंद जी जी धनंजय जी, पहले इस्तेमाल हक साहब सेकुलर है कि नहीं यही चेक हो जाए। हाँ मैं कह रहा हूँ एकदम से बहुधा बदंती, वो तो कह रहे हैं इंडेक्स भले नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं सेक्युलर है। मैं कहता हूं कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, आप भी कहिए अनल हक, कह दीजिए अनल हक, कहिए अहम ब्रह्मास्मि अनल हक, कहिए आप अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि अनल हक, आप भी कहिए। उत्साह हम सबका, धर्म सबका जुदा जुदा, आप बोलिए ना। मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि अनल हक, आप भी कहिए, आप भी कह लीजिए। मालूम सेक्युलरिज्म है, मैं आपको सेक्युलरिज्म तो तब आएगा ना जब मिलजुल करके रहिएगा, मिलजुल कर रहिएगा तब ना, एक दूसरे को अपनाइएगा तब ना रियल सेक्युलरिज्म आएगा जी। मैं कह रहा हूँ हम ब्रह्मास्मि अनल हक, आप भी कहिए। वो देखिए आप सेकुलर है पहले अपना प्रूव करिए, आप सेकुलर है प्रूफ करिए, पहले बोलिए आप। सेक्युलरिज्म पर बहस किसी और दिन कर लेंगे किसी और दिन सेक्युलरिज्म पर बहस। राहुल लाल जी के पास जा रहा हूँ, राहुल लाल जी के पास, मैं आप ही के पास, राहुल लाल जी के पास ही आ रहा हूँ। राहुल लाल जी सेक्युलरिज्म का इंडेक्स तो खैर वो नहीं बता पाए, मुझे ये बताइए जो प्रतिक्रियाएं हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता ने दिखाई, सौरभ दत्ता ने जो प्रतिक्रियाएं दिखाई, कितनी चिंता की बात। सौरभ, राहुल लाल जी। लालचंद जी, जो आपके संवाददाता सौरभ दत्ता ने वहां से चीजें ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, वो बेहद चिंताजनक विषय है। और सबसे पहले तो मैं डीडी न्यूज और आपके राष्ट्र के मंच को बधाई दूंगा कि जनता के उस प्रकार की आवाज को आप राष्ट्रीय आवाज, बिल्कुल सबसे पहले वही उठाया, स्थान दे रहे हैं, वही सबसे पहले उठाया। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि सब लोग राष्ट्रभक्ति के चश्मा से चीजों को देखें जी। अभी 15 मार्च के बाद से पश्चिम बंगाल में वहां पे जो है कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, 2,40,000 जो है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती है।
और अगर ग्राउंड से इस प्रकार के रिपोर्ट आते हैं, सौरभ दत्ता जी को बधाई दूंगा कि वो इस प्रकार का रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। कौन मारपीट कर ले रहा है, कैसे मारपीट कर ले रहा है, फिर अर्धसैनिक बल क्या कर रहा है, वहां के डीजीपी क्या कर रहे हैं। मैंने ये सवाल धनंजय जी से इसीलिए पूछा, सबसे पहले धनंजय जी से ही पूछा मैंने। धनंजय जी तो इधर उधर चले गए, लेकिन फिर से मुद्दे पे आना बहुत आवश्यक है कि अगर आपने तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में धनंजय गिरि जी ने एक बार भी आलोचना नहीं की कि इतने तमाम चीजों के बावजूद भी इस समय न्याय प्रदान करने की सीधे सीधे जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। कहां से? और वो नहीं दे पा रहे हैं न्याय। जब एहतशामुल हक कह रहे हैं कि सारी महिलाएं ये जो बता रही हैं सब बीजेपी की एजेंट है, बीजेपी की कार्यकर्ता है, बोल रहे हैं सीधे। नहीं, मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूं लालचंद जी। एक कॉमन सेंस भी होता है दुनिया में। अब वहां पे देखिए जो लोग पीड़ित हैं वो बता रहे हैं कि वो टीएमसी को वोट दिए, फिर भी उनके साथ मारपीट की गई। हाँ, बिल्कुल। तो अब आप बताइए कि अगर टीएमसी के लोग टीएमसी के समर्थकों के साथ मारपीट क्यों करेंगे? अगर उन्होंने टीएमसी को वोट दिया। फिर अगला स्टेटमेंट सुनने के लिए हमें मिला, हिंदू होने के कारण जो है कि पिटाई की गई। ये लाइन भी हमने सुना। ठीक। अब आप बताइए कि अगर हिंदुओं को इस तरह से टीएमसी पिटाई करेगी तो क्या केवल 27% के वोट के आधार पर जो है कि वो चुनाव जीतने का दावा करेगी? इसका मतलब है कि इस पूरे प्रकरण का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बड़ी गंभीरता से जांच करनी चाहिए और वो अपनी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए उनको। आप जो बातें कह रहे हैं वो तार्किक हो सकती है, लेकिन मुर्शिदाबाद, मालदा वगैरह में क्या हुआ है वो आप भी जानते हैं। आप भी जानते हैं, पूरे देश ने देखा है उसे। लालचंद जी, पूरे देश ने यह चीज भी देखा है कि एसआईआर के नाम, जिसको आपने भूमिका में कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ, वो शुद्धिकरण किस प्रकार से हुआ? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामले पे कहीं पे भी जो है कि 27 लाख लोगों को पूरे देश भर में कहीं नहीं हटाया गया। उसको सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन? लालचंद जी, सुप्रीम कोर्ट उस 27 लाख को भी देख रहा है राहुल जी। वो अभी देख रहा है, लेकिन चुनाव तो हो गया ना अगले मतदान में। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी, उसके तहत चुनाव हो गया। लालचंद जी, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के कारण से कितने लोगों को लाभ मिला? 1600 लोगों को, लगभग 1700 लोगों को लाभ मिला। फर्स्ट चरण के पहले 139 मतदाताओं की सूची जुड़ी और सेकंड चरण के बाद जो है पहले जो है कि 1600 लोगों की सूची राहुल जी, अधिकांश लोगों को नहीं सुना जा सका। लालचंद जी, कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ एसआईआर शुरू हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल में कदम कदम पर अदालतों में टीएमसी गई, सुप्रीम कोर्ट ने कदम कदम पर व्यवस्था दी। उसी व्यवस्था के तहत 27 लाख लोगों को फिलहाल सुनवाई के लिए, प्राधिकरण की सुनवाई के लिए रखा गया है। आप ये मत भूलिए कि ये सारा कुछ हुआ है और ये सब सिर्फ पश्चिम बंगाल में हुआ, जबकि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर साथ साथ हो रहा था। ये भी ध्यान में रखिए। मैं केवल एक फैक्ट रख रहा हूं जल्दी से। यहाँ पे 1,36,00,000 वोटर्स को जो है कि फ्लैग उनके नामों पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे दिया गया और उसमें लास्ट में छांटते हुए 27 लाख लोगों को नहीं स्थान मिला। इससे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में 3 करोड़ लोगों के नाम आए थे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, उसमें से वहां पर इलेक्शन कमीशन ने छोड़ दिया। गुजरात में 1.25 करोड़ लोगों के नाम आए, वहां पे छोड़ दिया। कितना स्मूथली सब कुछ हो गया। बिहार में तो चुनाव भी हो गए थे स्मूथली। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर लौटते हैं और इस पहलू पर और आगे चलकर कि क्या कुछ है पश्चिम बंगाल में। और सबसे बड़ी चिंता की बात जो सौरभ दत्ता वहां से बता रहे थे, उस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर राष्ट्रमंच और राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर बड़ी बहस। आज बड़ा विषय, बड़ी बहस पश्चिम बंगाल को लेकर के है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, अदालत से तो टीएमसी को झटके पर झटके लग रहे हैं, लेकिन ग्राउंड से कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं। एक बार फिर से सीधे सौरभ दत्ता के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता के पास। सौरभ दत्ता, अभी देखिए बहुत सारे लोगों ने आपकी बड़ी तारीफ की कि सौरभ इस तरह का रिपोर्ट लेकर आए हैं। जहां तक हम देख पा रहे हैं, शायद बारिश में आप वहां पर खड़े हैं, इस तरह की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। लेकिन एहतशामुल साहब ने एक बात कही। एहतशामुल साहब ने कहा ये जितने लोगों की बात आप सुनवा रहे हैं ये सब बीजेपी के एजेंट हैं। बताइए, ये सब क्या बीजेपी के एजेंट हैं? हमने ऐसे लोगों की भी बात सुनवाई जो कह रही हैं कि हमने टीएमसी को वोट दिया फिर भी हमें मार पीट रहे हैं। लाल जी, मैं जरा इस जगह का दिखाऊंगा तो तभी आपको समझ में आएगा। ये जगह सिर्फ ये जगह नहीं है। प्रियंका, मैं डोना को बोलूंगा जरा घुमाने के लिए कैमरा को। डोना जरा इधर जरा ले आए, जरा थोड़ा सा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, दीदी लोग, आप लोग जरा आ सकते हैं थोड़े देर के लिए, 1 मिनट के लिए आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितनी जगह पे आप देख रहे हैं, ये रास्ता जितनी दूर तक गया है जी, ये सारे रास्ते पे यहाँ पे औरतें थी। अभी बारिश पड़ रही है इसलिए इधर उधर है, बिल्कुल बारिश के कारण। पूरे ये इलाका पूरा यहाँ पे कितने लोग हैं आपने यहाँ पे रेसिडेंट? कितने लोग हैं? कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? कितने लोग रहते हैं आपके यहाँ पे? कितने लोग रहते हैं? কতজন থাকে এখানে? এখানে বহুত লোক থাকে। কতজন সংখ্যায়? কতজন ভোটার? কতজন? 1100। 1100। तो 1100 वोटर है यहाँ पे। और यहाँ पे ये लोग भी यहाँ पे
1100 वोटर है और यहाँ पे ये लोग भी है, सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो इन सारे लोगों को मतलब आप सुन, ये बंगनगर 2 नंबर ग्राम पंचायत पूरे इलाका के लोग यहाँ पे रास्ते पर उतर आए थे। अब भी है, अब भी वो गए नहीं। उनका कहना है हम लोगों ने पूछा था कि बारिश पड़ रहा है, आप लोग घर क्यों नहीं जा रहे हो? तो उनका कहना था कि बारिश आज गिर रही है, हमारे ऊपर अत्याचार 365 दिन गिरती है। 365 दिन हम जिस सिचुएशन का मुकाबला करना पड़ता है, उस साहब के आरोपों को अगर दोहराऊं, पाने के लिए सौरभ शामुल साहब के आरोपों को अगर दोहराऊं तो क्या ये सारे के सारे लोग बीजेपी के एजेंट हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता ये लोग? क्या आप सारे के सारे आप सारे के सारे बीजेपी के एजेंट है? कोई क्या कहना है, आप लोगों का कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? नहीं, हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है। পলিটিক্যাল লোক हम लोग नहीं है। আপনাদের রাজনীতির কারণে এখানে এসেছেন? রাজনীতির কারণে আপনারা এখানে এসেছেন? না রাজনীতির কারণে রাজনীতি করতে এসেছেন? देखने के बाद ही लग रहा है कि सब अपना अपना कारोबार करने वाले लोग, अपना काम धंधा करने वाले लोग हैं। আমাদের সুরক্ষা চাই, আমরা সাধারণভাবে বাঁচতে চাই, আমরা ভোটের क्या जो थोड़ा हिंदी में बोल सकती है? आप लोग बचना चाहते हैं, किससे बचना चाहते हैं? মানে আমরা সুরক্ষা চাই, শান্তিতে বাঁচতে চাই, এই আমরা মানে এইসব शांति আমরা चाहिए। বুঝি না। देखिए ये আমরা गुहार সুরক্ষা है। চাই, মানে এই যে এরকম চলতেই থাকবে, এই অত্যাচার আমরা নিতে পারছি না, আমরা সাবধানে রাস্তাঘাটে বেরোতে পারছি না, চলাচল করতে পারছি না, এগুলো কি ঠিক? देखिए बंगाली में हम भले थोड़ा बहुत कम समझते हैं लेकिन बाकी लोग तो समझ रहे होंगे। जी सौरभ बताइए क्या कह रही थी वो बंगाली में? रास्ते में वो चल नहीं पाते, रास्ते पर वो चल नहीं पाती है, सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए, बचना चाहती है, जीना चाहती है, ये उनका गुहार है कि वो जीना चाहती है। जीना चाहती है, ये तो जीने का अधिकार समझते हैं। सबसे पहला मौलिक अधिकार जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार देता है हम लोगों को। और बिल्कुल वो जिस तरह से डरी सहमी वो बच्ची दिख रही है, देख रहे हैं ना राहुल लाल जी, देखिए अपनी प्रतिक्रिया देखिए ना। भले हम आप बंगाली थोड़ा कम समझते हैं लेकिन भावना पूरी समझ में आई। भावना तो पूरी समझ में आई। वो उन्होंने क्लियर कहा कि उनको शांति चाहिए और उनको सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इस समय मैं सीधे आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी से कि कम से कम उस पूरे क्षेत्र में भाई अर्धसैनिक बल राहुल जी, लेकिन थोड़ा सा आप ये बताइए, जिस जहांगीर खान का नाम लेकर, उनके आदमियों का नाम लेकर ये लोग कह रहे हैं, आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, क्या उस जहांगीर खान उस टीएमसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर मैं यही तो कह रहा हूं कि जांच करें ना, जांच एजेंसी लग रहे हैं नाम तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करें। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर अपने जिम्मेवारी से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता। प्रतिम रंजन बोस दादा ये जो कह रहे हैं अभी, उन्होंने कहा कि भाई आप तो बीजेपी के फेवर की बात कर देते हैं। अब मुझे यह बताइए प्रतिम रंजन बोस दादा, क्या बात करने से पहले यह देखना पड़ेगा कि यह बात किसके फेवर में जा रही है, और यह भी कि जो सच्चाई है उसको बोलें या ना बोलें? आप लोगों के सामने यह संकट भी होता है क्या? पश्चिम बंगाल में आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के सामने आपके दिमाग में यह संकट होता है कि सही बात बोलेंगे तो कहीं हम बीजेपी के एजेंट करार ना दे दिए जाए? नहीं, पश्चिम बंगाल कोई सिविलाइज सोसाइटी है नहीं। यहाँ पे कोई आप देख लिया ना, तृणमूल का जो है वो बात सुनने में मैंने सीपीएम जमाने से रेफरेंस भी दिया था। अब उसका बात सुनिए, सरासर बोल दिया कि ये बीजेपी का एजेंट है। बोल सकते हैं कि वो आईएसआई का एजेंट है, उसका एजेंट है, हम भी बोल सकते हैं ना। अगर ऐसे स्वीपिंग कमेंट देना हो तो कुछ भी कमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात। तो ये एक गिफ्ट ऑफ ममता बनर्जी ये क्या है कि वेस्ट बंगाल को एक कम्युनल स्टेट बना दिया इन्होंने, लॉ एंड ऑर्डर को एकदम। वो तो सेक्युलरिज्म का इंडेक्स हाई बता रहे थे, हाईएस्ट बता रहे थे, आप कह रहे हैं कम्युनल बना दिया। आपको सेक्युलरिज्म बता रहे हैं ना। आपको संदेश खाली का नाम आपने सुना थे? बिल्कुल। कालिया चौक का नाम आप सुना है? मालदा का मालूम है आपको? बसीरहाट, बारासात, धुलागढ़, कोई 15-16 रायट हुआ है। क्या बोल रहे हैं आप? और ये जो आप तो देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो श्याम साहब कैसे भाई, कैसे इंडेक्स में चैंपियन हो गए, ये तो बता रहे हैं सारी घटनाएं। मैं बोस बाबू को बहुत अच्छा लगा और एक बात कर रहे हैं, इनका एक मिनिस्टर है, बोला था मिनी पाकिस्तान। दूसरे राज्य, भारत का दूसरा राज्य समझ लिए कि मणिपुर जाना चाहिए था, उनका बात रखना चाहिए था, महिलाओं को घुमाया गया। लेकिन इनको जरा भर भी दया नहीं आया। पश्चिम बंगाल से इसको ममता बनर्जी से मैंने कहा ना
के बीजेपी के एजेंट है, इसमें कोई बात नहीं अरे है। कामधुनी में क्या हुआ था? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। आप चाहते हैं, आप ये चाहते थे कि टीएमसी की सरकार को हटा करके मणिपुर की तरह राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। देखिए आज महाराष्ट्र का आज बताइए के साथ दुष्कर्म हुआ, उस पर कम से कम बात कर लेते सर। कम से कम मैं आपको सैल्यूट करता, कम से कम आज कम से कम महाराष्ट्र की घटना को कम से कम निंदा कर लेते दूरदर्शन में, लेकिन ये आपसे नहीं हुआ सर। लेकिन महाराष्ट्र में 4 बच्ची के साथ 7 साल का बच्ची के साथ में रेप हुआ है, 65 साल का आदमी किया है, कम उसके बात कर लेते सर आप, तब मैं आपको नमस्कार करता। इनको नहीं, यहाँ कम्युनल वायलेंस की बात हो रही है, कम्युनल वायलेंस की बात हो रही है, जिसका एक मिनिस्टर प्रतिम दादा जिसके बारे में बता रहे हैं। मिनिस्टर डॉन न्यूज़पेपर में बोला था मिनी पाकिस्तान ट्रेन में चल रहा था, उसको मार दिया गया, ट्रेन से फेंक दिया गया, उस पर क्यों नहीं बात करते? धनंजय गिरी जी जवाब देंगे इस पर फिर प्रतिम दादा क्यों? इस पर जवाब धनंजय जी देंगे, इस पर जवाब धनंजय जी का। धनंजय जी जवाब दीजिए। इन्होंने कहा घटनाएं तो दूसरे राज्यों में भी होती है जहां बीजेपी शासन में। लालचंद जी मुझे इस तमाम से कोई शिकायत नहीं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि अगर दुर्गा पूजा का भसान रुक जाए, और मुर्शिदाबाद में जब वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ था, जब फिरहाद हकीम कहता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना कोई उसमें कोई पलायन है, उसको पलायन थोड़ी है। जब वहां कत्ल गारत का पेशे मंजर है, बंगाल को वही फिरहाद हकीम दावत भी देते हैं ना। हिंदू वहां हर हतभागी बन के जी रहा है, जो शरणार्थी बन के जी रहा है, तो इस्तेमामुल हक तो अपने एजेंडा पर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि मैं उसकी ममता बनर्जी उनके एजेंडे पर काम कर रही है। लेकिन श्यामुल साहब तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सेक्युलर स्टेट है हम, पश्चिम बंगाल। तो रहे कि अपना सेकुलरिज्म को प्रमाण दे देना, अभी कहते हैं अपने सेकुलरिज्म होने का प्रमाण देते हैं। मैं कह रहा हूं कि हम ब्रह्मास्मि, वो उर्दू में कहते अनल हक कहते, अभी कहते मैं तो कह रहा हूं कि दावा करता हूं नहीं कर सकते। उत्सव हम सबका हम तमाम जुदा वाले अनल हक बोलिए हम ब्रह्मास्मि अनल हक बोलिए। देखिए ये बोलिए ना जरा, मैं तो कह रहा हूँ, बोलिए ना, सब सेकुलरिज्म का निकल गया ना, लालचंद जी सारा सेकुलरिज्म निकल गया, लालचंद जी सारा सेकुलरिज्म निकल गया ना। ठीक है, यही मुनाफिक और मक्कारी है, बहस पर लौटते हैं, यही मक्कारी है, लौटते हैं बहस पर, लौटते हैं मक्कार है भारतीय जनता पार्टी का, लौटते रुकिए, मुनाफिक है, अब रुक जाइए आप दोनों, रुक जाइए। चौथी बार राहुल लाल जी चौथी बार ठीक है, छोड़िए सेक्युलरिज्म पर किसी और दिन बहस कर लेंगे, सेक्युलरिज्म पर किसी और दिन बहस कर लेंगे। लेकिन राहुल लाल जी एक बात पर मैं आना चाहूंगा, सेक्युलरिज्म को छोड़ दीजिए, कभी और बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, जो लोगों की बातें हमने उठाई, मुझे ये बताइए कि क्या ये प्रतिक्रिया, ऐसे रिएक्शन ये कुछ संकेत देते हैं? क्योंकि मतदान के बाद भी जिस तरह से स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मतदान केंद्रों पर, वहां जहां पर स्ट्रांग रूम है वहां पर गई, वहां 3 घंटे रही, उसके बाद उन्होंने कहा जब बुलाऊंगी 10,000 लोग आ जाएंगे, ये धमकी भी एक तरह से दी। तो क्या ये प्रतिक्रिया कुछ दिखाती है, जो कि कांग्रेस के नेता भी अधीर रंजन चौधरी लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, लोगों ने सत्ता के खिलाफ वोट दिया है? क्या बताइए। नहीं देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री के कई व्यवहार दिख रहे हैं, वैसे स्थिति में कई बार लगता है ये चीज कि कहीं कोई झुंझलाहट तो नहीं है उनकी जी, तो वो एक झुंझलाहट की तरफ का भी संकेत हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा आपका प्रश्न के उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, पहले यहाँ पे कुछ चीजें रखी गई इस जगह पे कि वहां पे जो है कि मतदान करना बड़ा मुश्किल होता है, मतदाता बड़े डरे समय होते हैं, अतीत में भी डरे समय होते थे, और ऐसे ठप्पा वोटिंग चला करता था उस जगह पे। तो मेरा सवाल यह है कि अगर ठप्पा वोटिंग ही चलता था तो 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट प्रतिशत प्राप्त करते हुए देखा, और तृणमूल कांग्रेस को 43%, 3% का अंतर था। अभी भी जो लेटेस्ट जो इसके पहले लोकसभा के चुनाव 2021 के चुनाव हुए, उसमें भी 38% भारतीय जनता पार्टी पाई। तो ये तो एक तरह से वोट शेयर तो भारतीय जनता पार्टी 38-40% तो वोट शेयर पा रही है। तो अगर इतना ज्यादा वहां पे गुंडा राज, जंगल राज की स्थिति होती, तब तो भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से 10-12% का वोट शेयर पा पाती। लेकिन राहुल जी ये भी इनकार मत कीजिए, इस बार ऐसे लोग वोट डालने के लिए निकले केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद, जिन्होंने कहा कि पिछले 30-40 साल के बाद हम पहली बार वोट डालने के लिए निकले हैं, क्योंकि सुरक्षा का थोड़ा एहसास हुआ, इसीलिए निकले हैं वोट डालने के लिए। लालचंद जी, सुरक्षा का एहसास तो था, लेकिन एक दूसरा चीज जो कि नहीं बताया जाता, SIR के कारण लोगों में एक भय व्याप्त था कि अगर हम नहीं जाएंगे मत डालने के लिए तो हमारी नागरिकता ना खत्म हो जाए। अच्छा, ये कौन सा फैक्टर कितना सा था, ये प्रतिम दादा हमें सबसे अच्छा बताएंगे। प्रतिम दादा के पास चलिए,
प्रतिम दादा के पास चलिए। एक पंक्ति में खाली पूरा बोल लीजिए, एक पंक्ति बोल लीजिए, फिर प्रतिम दादा। बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है वहां पे पोलराइजेशन करने के लिए, और इस चक्कर में मुस्लिम वोट सीधे सीधे टीएमसी को गए हैं, और महिला मतदाताओं के भीतर ममता बनर्जी की बड़ी मजबूत पकड़ रही है, प्रतिम दादा, पोलराइजेशन नहीं हो पाया है। प्रतिम दादा, दोनों चरणों का मिला के करीब करीब 93% वोट, बहुत बड़ा वोट है ये। क्या कारण रहा वोटिंग का? क्या सुरक्षा के एहसास, भय के ऊपर भरोसे के जीतने की वजह से हुआ है, या दूसरे फैक्टर है? प्रतिम दादा, देखिए, मेरे को जितना लगता है, ये शुरू से बोल रहा है एसआईआर के लिए, ये तृणमूल वाले बोल रहा है कि एसआईआर के लिए रिवेंज वोटिंग हो रहा है, लोग जाके एसआईआर का खिलाफ वोट दे रहे हैं। मेरे को अब, जब तक कलकत्ता में जब पोलिंग हुआ, सभी को एहसास हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये पोलिंग जो हुआ, ये एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत जोर वोट हो गया, ये हमको देखने मिलेगा। लेकिन दादा, एंटी इनकम्बेंसी तो 2021 में भी था, 2021 में भी था ना, फिर भी। एग्जैक्टली दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। अब जो इन्होंने जो बोल रहा था कि 40% वोट तो इसको भी मिल रहा था, बीजेपी को, है ना, 2019 तो इसका पहले देखिए, तृणमूल को भी एक टाइम पे वोट 30% मिल रहा था, कांग्रेस को 40% मिलता था, ऑपोजिशन स्पेस जो है। अभी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ का जो वोट में जो रीगिंग जो हो जाते ना, अब जीतने के लिए आपको तो 2-3%, 5% ही वोट चाहिए, है ना, तो वो जो मार्जिन वाला बात है वो बना लेते हैं, और हर जगह एक ही समान नहीं होते। साउथ 24 परगना जो है, ये गुंडागर्दी के लिए फेमस है। वहां का एक जगह है भांगर, वहां पे एक पार्टी है ISF, मुस्लिम का पार्टी फुरफुरा शरीफ दरगाह वाले जो है, उनकी पार्टी, राइट। अब उनका जो एक सॉन्ग निकाला उन्होंने तृणमूल कैंडिडेट का बारे में, उसमें उनको बोल रहा है नोटोरियस क्रिमिनल, ठीक है। तो ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, तो सिर्फ बीजेपी वर्सेस टीएमसी की बात नहीं है ये। फिर तो ये माना जाएगा कि और वो ISF है, लेफ्ट का कोalition पार्टी है ना। फिर ISF, अच्छा, राहुल जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, प्रतिम दा। प्रतिम दा, आपसे 2-3 सवाल है हमारे कि क्या आप तो बंगाल में रह भी रहे हैं, हमने तो देखा दिल्ली वगैरह से जाते हुए मजदूरों का, और उनसे सवाल पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं वहां पे, तो उन्होंने यही बोला कि अगर नहीं जाएंगे तो हमारा वोट खत्म हो जाएगा। तो वो डर के कारण भी तो लोगों की उपस्थिति बनी। और दूसरा, चूंकि आपसे मैं ये भी पूछूंगा कि हमने देखा कि बिहार में महिलाओं के खाते में 10,000 पहुंचे, और महिलाओं का वोट जो है कि भारतीय जनता पार्टी, धनंजय गिरी की पार्टी ने रिकॉर्ड बना दिया। तो फिर तब तो कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, 10 तरह की योजनाओं से पैसे भारी मात्रा में ममता बनर्जी महिलाओं के खाते में डाल रही है। तो फिर वो बीजेपी के दावे पे क्यों विश्वास करें, जब दिल्ली में 2,500 रुपया अब तक नहीं मिला है? देखिए, वो तो महिला वोटर के ऊपर आप क्या अभी हम इस पर बात कर ही नहीं रहे हैं कि किसको ज्यादा वोट पड़ा। हम कह रहे हैं वोट ज्यादा पड़ा तो कैसे? आपने जो एक फैक्टर कही कि भाई अगर इतना ही डर रहता तो बीजेपी को 40%, मैं आपको बताता हूं, टीएमसी का वोट कभी भी इस दौरान कम नहीं हुआ है। जो दादा प्रतिम दादा बताने की कोशिश कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो सीपीएम का, कांग्रेस का वोट था, वो सब ऑपोजिशन में जाके बीजेपी की तरफ कंसोलिडेट किया, ये दादा कहना चाह रहे थे। वो बात से मैं भी सहमत हूं, जी, उस बात से मैं सहमत हूं, लाल जी, लेकिन वो विपक्षी वोट आखिर मतदान स्थल तक तो पहुंच रहे थे ना। मैं तो बस इतना ही सिंपल से जोड़ रहा हूं। उसमें भी फिर कई चीजें हैं। एक मिनट, हाँ, प्रतिम दादा। वेस्ट बंगाल में हिस्टोरिकली आप देखें तो यहां पे एंटी रूलिंग पार्टी वोटिंग होता है। 1977 में लोगों ने कांग्रेस को हटाया, वो लाभ गया लेफ्ट का पास, लेफ्ट को मालूम ही नहीं था कि उसको इतना सीट मिल जाएगा जी। 2011 में लोग लेफ्ट को हटाने गया था, टीएमसी को लाया। अब इस बार अगर हटी तो ये कोई दूसरा रिजल्ट आया, टीएमसी नहीं जीता, तो ये एक्चुअली ये एंटी टीएमसी वोट था, ये प्रो बीजेपी को, जिसका फायदा बीजेपी को शायद मिल सकता है ना। प्रतिम दा, 34 साल कोई बात है ना, यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो फिर हम लोग क्यों मान के चले कि 15 साल में ममता बनर्जी का राज खत्म हो जाएगा? प्रतिम दा को कहीं जाना भी है, इसलिए प्रतिम दा को अब हम लोग विदा करेंगे। प्रतिम दा, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राष्ट्रमंच पर आगे भी आपसे जरूर जुड़ेंगे और बातें करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक भी ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटकर बाकी लोगों के पास भी जाएंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना, शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा।
स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच, और राष्ट्रमंच में बड़े विषय पर बड़ी बहस पश्चिम बंगाल के चुनाव पर हम कर रहे हैं। और इस बीच में अदालती लड़ाई अभी भी जारी है, टीएमसी को झटके लगे, लेकिन राष्ट्रमंच का जो आखिरी राउंड है ना, इसको थोड़ा हल्का करने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये, क्योंकि आप में से बहुत सारे दर्शक ये जानना सुनना चाह रहे होंगे कि भाई कौन जीत सकता है, किसकी ज्यादा संभावना है। पहले सौरभ दत्ता अपनी कुछ बात कहना चाह रहे हैं, उसके बाद बाकी लोगों की बात सुनवाएंगे। सीधे सौरभ दत्ता के पास में हम चलते हैं। सौरभ, कुछ आप कहना चाह रहे थे? लाल जी देखिए, ब्रेक से पहले वोट चोरी के बारे में जो कह रहे थे सभी, तो मैं फॉल्टा में खड़ा हूं और फॉल्टा के ये जो लोग नाराज हैं, ये जो वो लोग एजिटेशन कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? फॉल्टा का 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में, फॉल्टा विधानसभा का मैं डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ। अच्छा, रीपोलिंग का भी थोड़ा सा डेटा रख दीजिएगा। 86 वोटर थे। रीपोलिंग का भी थोड़ा सा डेटा रख दीजिएगा। आज 15 मतदान केंद्रों पर है। जी जी, 2,44,986 वोटर्स थे। इसमें से 1,83,635 वोट तृणमूल को मिला और बीजेपी को मिला 15,263। पूरे क्षेत्र में 89% वोट पोलिंग हुआ है टीएमसी के हक में। ये पॉसिबल है? ये स्वाभाविक है। तौर पर इससे सवाल तो पैदा होता है। 89% पोलिंग, जरा रीपोलिंग का डेटा बताइए। और अभी जो लास्ट जो रीपोलिंग में क्या डेटा है? रीपोलिंग का डेटा है वो शाम कितने बजे तक का? हाँ, शाम एक मिनट, वही देख रहा हूं। 1 बजे तक का तो हमने देखा था 56%। 3 बजे तक के मोगराहाट, 3 बजे तक मगराहाट पश्चिम में 72.50%, यानी भारी मतदान ही कहा जाएगा। डायमंड हार्बर में 72.36। ठीक है, यानी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। 72.43। ठीक, लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। एहतशामुल साहब, लोगों का उत्साह तो जबरदस्त बना हुआ है। एहतशामुल साहब बताइए, क्या भरोसा? मैं फाइनल राउंड को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाऊं। एहतशामुल साहब, आप बीजेपी के सीटों की संख्या बताइए, टीएमसी की मत बताइएगा। मैं टीएमसी के सीटों की संख्या धनंजय गिरी जी से पूछूंगा। आप जरा बीजेपी के सीटों की संख्या बताइए एहतशामुल साहब। हाँ, 50। अच्छा, ठीक है। और अभी हमारे जिस हिसाब से सौरभ दत्ता बोल रहे थे जी, इसका मतलब है जिस हिसाब से 2024 का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, इस हिसाब से कैसे वोटिंग हुआ, तो उस पीरियड में भी चुनाव आयोग, हमारे मुख्य निर्वाचन आयोग के मातहत में इलेक्शन हुआ। इसका मतलब है कि सौरभ दत्ता को हमारे चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने 2024 का डेटा आपके सामने में दिया है। हमें अफसोस होता है कि देखिए, जनता हमेशा तृणमूल कांग्रेस के एहतशामुल साहब जो पत्रकार है ना, उसको हमेशा कहते हैं ना कि शक की दृष्टि रखनी चाहिए। अगर 89% वोट हुआ है तो सौरभ दत्ता शक की दृष्टि रखनी चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ लालचंद जी, उन्होंने ये बात नहीं कहा कि 2024 में जिस हिसाब से अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ दादा, ममता बनर्जी टीएमसी के सीटों की संख्या धनंजय गिरी जी से इंटरेस्टिंग तौर पर। धनंजय गिरी जी, इस बार टीएमसी के सीटों की संख्या बताइए आपके हिसाब से। लालचंद जी, लोकतंत्र में तो सभी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिस ढंग से टीएमसी ने वहां जिस तरह से बर्बाद किया है बंगाल को, जिस तरह से बेनूर बेजार बेरंग कर दिया, बर्बाद कर दिया, लोकतंत्र को लहूलुहान कर दिया। और हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रहे थे कि भाई, तो आप तो ना 3 में ना 13 में जो ऑप्शन होगा, टीएमसी के सीटों की संख्या बताइए जल्दी से। लाइटर विन में कह रहा हूं कि बिहार में कहावत है कि मुर्दे पे मिट्टी कौन डालता है, तो कांग्रेस के पास कौन आएगा? कांग्रेस किसी कहीं तो है नहीं। राहुल लाल जी के पास, राहुल लाल जी, आप दोनों के सीटों की संख्या जरा अनुमान बताइए। राहुल लाल जी, भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या जो 77 थी, वहां से वो बढ़ के जो है कि 100 के आसपास जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उन सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पिछले बार 3 से 77 यहाँ पर एहतशामुल साहब से अलग हो गए आप। ठीक है, 3 से 77 पे पहुंचे थे, तब उन लोगों ने काफी टीएमसी कितनी? टीएमसी आराम से जो है कि वो बहुमत से काफी ऊपर रहेगी और उनको कोई दिक्कत नहीं होना। शुक्रिया, बस अब कुछ घंटों की बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। एहतशामुल साहब, धनंजय जी, राहुल जी और सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ घंटों की बात है, लेकिन वही एक बार फिर से दोहरा देता हूं, कोई जीते कोई हारे, लेकिन लोगों की जो ये बातें आ रही है ना कि धमकाने, डराने, रेप करने की धमकी आ रही, ये ना चोलबे ना बंगाली में अगर कहूं तो सब लोग जरा इस चीज को ध्यान दीजिए। जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी निभाइए। फिलहाल राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।